हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 7.2 थी उसका इंट्रोडक्शन किया था बढ़िया तरीके से। विभाजन सूत्र होता क्या है, अंत्य विभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन क्या होता है, और एक विशेष स्थिति पड़ी थी मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। दो सूत्र अगर आपको याद है अंत्य विभाजन का, बाह्य विभाजन तो सिलेबस में नहीं है, और अगर आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक है तो प्रश्नावली आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। इतना सिंपल काम इसके अंदर जिसकी कोई हद है ही नहीं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 7.2 के एग्जाम्पल की। हम बढ़िया तरीके से उदाहरण करते हैं। 5 उदाहरण है टोटल, 6 से लेकर 10 तक, फिर 10 सवाल है। 55 सवाल करके 3 वीडियो के अंदर 7वां चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बच्चों का एक थोड़ा सा डाउट वाला चैप्टर है, वो चैप्टर है त्रिकोणमिति। वो इसके बाद हम शुरू ही करने वाला, बढ़िया तरीके से एक कंसेप्ट हम क्लियर करें। तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल अगर आपने ध्यान से देख लिया ना तो सवाल बहुत ईजी हो जाते हैं। ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले। ये दो बिंदु, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, ये दे दी आंतरिक, बाकी भी आपको नहीं दे तो भी आपको आंतरिक रूप ही समझना, आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। चलिए सर, पहले जो बातें बोली गई उसका डायग्राम बनाते हैं। ये एक ए बिंदु है, ये आपका एक बी बिंदु है, हमने मान लिया है, और बी, और इसके निर्देशांक है आपके पास 4, -3, और इसके निर्देशांक है आपके पास 8, 5। पहली बात तो मैं आपको कंफर्म कर दूं, हमेशा जब कोई रेखाखंड ऐसे जुड़ेगा तो ये फिक्स चीज है कि ये आपके x1 के निर्देशांक होंगे और ये किसके निर्देशांक है आपके y1 के, ताकि मैं जब बोलूं तो आपको इजी रहे। मान ये आपके पास x2 के निर्देशांक है, ये y2। पहली बात तो ये आपको चीजें समझनी पड़ेगी एक्चुअल में ये काम हो कैसे रहा। ठीक है, अब ध्यान दें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक बिंदु बोला है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, उस बिंदु के निर्देश को आंतरिक रूप से हमने यहाँ सपोज एक बिंदु बिठा दिया C, बीचों बीच तो नहीं है, इधर उधर बिठा रहा हूं, तो यहाँ बिठा दिया सपोज या एक C बिंदु बिठा दिया, और इसके निर्देशांक हमें पता नहीं है तो हमने मान लिए x, y, हमेशा फिक्स होगा x, y। और ये इसको किस अनुपात में विभाजित करता है हमेशा सबको पता होना चाहिए। ये विभाजित करता है m/n, तो इस बार अनुपात दे दिए 3:1। अगर यहां तक कहानी समझ में आ गई है ना तो फिर तो आपको एक सूत्र लगाना, सारे मान आपको दे रखे, सारे मान आपको x1 y1 दे रखा, x2 y2 दे रखा। एक बिंदु, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, ये हमेशा ध्यान रखना, ये x1 y1 x2 y2 होगा, बीच में x, y होगा, m/n में विभाजित करेगा, 3:1 इसने बोला। अनुपात चेंज कर दे कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। सवाल ज्यादा अंदर मोस्टली जो आते हैं ना वो ये है कि ये तो वैसे भी ऑलरेडी दे रखा होता है, ये देख के ये पूछ लेता है या ये देख के ये पूछ लेता है। ज्यादा अंदर सवाल ये अनुपात भी पूछा जा सकता है। अभी हम करेंगे सवाल, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। हाँ ऐसे चल रही है चूंकि, इधर ध्यान देना आप। ये काम हो गया। अब आप लिखेंगे चूंकि। चूंकि हम जानते हैं कि विभाजन सूत्र से, कौन सा सूत्र लगाना आपको? विभाजन सूत्र से। ठीक है, और विभाजन सूत्र होता है आपके पास x बराबर mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m+n, y बराबर होता है my2 प्लस का ny1 अपॉन में m+n। उम्मीद है ये चीज आपको सूत्र पता होना चाहिए। हमने आपको पता हो तो कौन सा विभाजन किया था? ये अंत्य विभाजन है आपका। कौन सा विभाजन है? ये अंत्य विभाजन। इस बात को ध्यान रखना, अंत्य विभाजन आपको ध्यान रखना। हम तो आंतरिक रूप से ही लगाएंगे, बाह्य विभाजन सूत्र याद रखना कभी नहीं लगे, विभाजन सूत्र ही कहते हैं, क्योंकि आंतरिक वाले को विभाजन सूत्र बोला जाता है। अब ध्यान दें सब, x बराबर, क्योंकि मुझे x और y चाहिए, अगर x का मान आ गया, y का मान आ गया, बिंदु C आ जाएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर। निर्देशांक का मतलब होता है x निर्देशांक पहले फिर y निर्देशांक। चलिए साहब, x बराबर
मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, m की, और m की वैल्यू कितनी है 3। तो सारे मान आपके सामने पड़े, 3 गुणा मुझे x2 चाहिए तो x2 की वैल्यू कितनी है 8, प्लस n चाहिए तो n की वैल्यू कितनी है 1, गुणा x1 चाहिए तो x1 की वैल्यू कितनी है 4, बटा m की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 1। सारी वैल्यू देखा देख लिखी, ऊपर सारी लिखी है, कोमा y मुझे चाहिए, m की वैल्यू मेरे पास 3 है, m की तो वैल्यू 3 है ना, और y2 की वैल्यू मेरे पास है 5, प्लस n की वैल्यू 1 है, गुणा y1 की वैल्यू है -3, कितनी है -3, बटा m की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू कितनी 1। चलिए साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो x बराबर 8 को 3 से गुणा करोगे तो 24, प्लस 4 को 1 से गुणा करोगे 4, 3 और 1 4 हो जाएगा 4। y बराबर 5 को 3 से गुणा करोगे 15, लेकिन -3 को +1 से करोगे तो -3 बटा में 4। देख लो साहब गुणा बाकी है, 8 को 3 से किया 24, 4 को 1 से किया 4, 3 और 1 4, 5 को 3 से किया 15, -3 को 1 से किया -3, 24 और 4 28, 28 बटा 4, y बराबर 12 बटा 4। तो x का मान 7, y का मान 3। ये मैंने जानबूझकर बॉक्स में लिखा इसके वजह से, ठीक है। बाकी लाइन अतः वाली मैं यहाँ लिख दूँ, आपको दिखाई दे या नहीं दे। अतः अतः बिंदु के निर्देशांक सात कोमा 3 होंगे। ये लो सब, ये सवाल हो गया ऑलरेडी। अगर आपको भाषा बढ़िया तरीके से पता है, आपको कोई डाउट नहीं होगा, गारंटी। भाषा है कहाँ, एक ये सूत्र है। अब पूरी प्रश्नावली में देखना, मैं ये सूत्र लगाऊंगा, देख लेना एक एक सवाल में ये सूत्र। यकीन नहीं हो तो अभी 5 के 5 उदाहरण देख लेना, और सारे के सारे सवाल देख लेना, मैं आपको बता दूं हाँ ऐसा ही पूरे सवाल। बट सूत्र याद रखना पड़ेगा, कंसेप्ट बता होना चाहिए। ये विभाजन सूत्र से सारा सूत्र होता है, सारे मान आपको दे रहे। 8 मान होते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कोई ना कोई 6 दे रखे होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 दे दिए, 2 पूछ लिए, मान रखा है। गुणा भाग किया, बिंदु की निर्देशांक के 7 कोमा 3। ये लो सब किताब वाले उदाहरण में 3 लाइनों में खत्म कर दिया। 3 लाइन ही सही थी लिखी बेचारे, है ना, फटाफट कर दिया। तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। मैं साइड में खड़ा हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लें, पॉज करें, जो भी करें आप अपने हिसाब से काम आपको करना पड़ेगा। देखो बढ़िया तरीके से, एक बार कोई समस्या हो तो बोलो। समस्या तो नहीं है, केवल गुणा भाग है, आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र पता है तो फिर आपको कोई समस्या आएगी नहीं, किसी प्रकार की नहीं आएगी, पक्की बात है। प्रत्येक लालू लाली को समझ में आ गया ना। चित्र बना, चित्र में फिक्स चीज़ है। ये जब भी रेखाखंड बनेगा, पहले वाले में x1 y1, लास्ट वाले में x2 y2, बीच में x कोमा y, बात खत्म। ये सीख लिया, बात अपने आप ही हो जाएगी। ये फिक्स पैटर्न है पूरी प्रश्नावली के अंदर, ठीक है। और वैसे बहुत मैंने आपको जब भाषा पढ़ी उसमें बता दिया था। तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 को करो, एक एक चीज समझो। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में बोला गया है, उदाहरण नंबर 7 उदाहरण नंबर 6 का जस्ट उल्टा। पहले बिंदु पूछा, अनुपात दे रखा, तब अनुपात दे दिए, अनुपात पूछा गया, बिंदु दे दिए। बिंदु -4,6 बिंदु ए और ये बी है भैया ना, मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप बी समझ जाना। यहाँ पर बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। चलिए सर, कोई ज्यादा समस्या आएगी नहीं। पहले बनाते हैं इसका चित्र। चित्र तो क्या है, एक छोटी सी चीज है। ये ए, ये बी। ए के निर्देशांक लिखो -6,10, 3, -8। और एक सी बिंदु यहां ले लेते हैं, जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं -4,6। ये इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, अब हमें बतानी, तो हम मान लेते हैं m/n। पहली बात, आप यहां तक समझे आराम से, कोई हड़बड़ाहट वाला काम नहीं। एक कोई रेखाखंड है ए बी, ए के निर्देशांक -6,10, बी के निर्देशांक 3, -8 जो आपको दे रखे। ये बिंदु जो है
बीचों बीच नहीं, इसके कहीं ना कहीं जगह पे जाके बैठा, इस लाइन के ऊपर जाकर बैठा, और वो कह रहा है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। पहले मैं अनुपात विभाजित कर रहा था तो बिंदु पूछ लिया था, 3:1 को देख के बिंदु पूछ लिया, अब बिंदु देख के अनुपात पूछ लिया, तो बिंदु दे दिया, अनुपात बोला कि किस अनुपात विभाजित करता है, ये आपको निकालना। पहली बात तो कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, अभी हमने पढ़ा था। आप चाहे कुछ भी कर लें, ये फिक्स है, ये x1 के निर्देशांक है, ये x1 का मान है, हमेशा फिक्स है, ये y1 ही होगा, कंफर्म है। ये जो है वो x2 होगा, ये y2 होगा। फिक्स पैटर्न है, ये x का मान है, और फिक्स पैटर्न है, ये y का मान। इसमें आपको सोचने भर की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि फिक्स है x1 y1 x2 y2 x, y और m अनुपात है, ये फिक्स पैटर्न चलता है, ध्यान रखना, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब वही आपको विभाजन सूत्र लगाना, आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि विभाजन सूत्र से, और विभाजन सूत्र होता है साहब x बराबर, अभी लिखा याद हो जाना चाहिए, mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m प्लस n कोमा y बराबर my2 प्लस का ny1 अपॉन में m प्लस n। अब चाहे आप ब्रैकेट अगर नहीं बना रहे हो, पिछले वाले मत बना रहे हो तो इसमें मत बना रहे, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर, ब्रैकेट बनना, ब्रैकेट लास्ट के अंदर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, क्या है कि जैसे कोई ये बिंदु के निर्देशांक है ना, तो निर्देशांक की वजह से सारे टीचर ये लगा दें ताकि सही रहता है, गलत का चांस नहीं रहे, तो ये होता है। पहली बात तो साहब ये बताओ, ये तो विभाजन सूत्र है, अब आपको चाहिए अनुपात। अनुपात चाहिए तो एक बात बताना, अभी हमने जब पहले x का मान निकाला तो अभी हमने m का मान 3 लिया था, n का मान 1 लिया था पहले वाले सवाल, और जब y का मान निकाला तो अभी तो अनुपात 3:1 ही लिया, तो इसका मतलब x और y के लिए अनुपात सेम ही होता है, तो एक ही बात है। वो तो पूरी लाइन के लिए अनुपात क्या है, m अनुपात है ना, तो आप कहेंगे सर किससे निकालें, हम इससे निकालें, इससे निकालें, आपकी मर्जी है सर, आप चाहे x वाले से निकालें, आप चाहे y वाले से निकालें, लेकिन जिस दिन बिंदु यहाँ आ गया ना, कोई बिंदु बोल दिया, आपको बोल दिया कि x अक्ष बोल दिया, इधर बीच का बिंदु बोल दिया x अक्ष, तो अब x अक्ष के बिंदु सबको पता होना चाहिए x, 0 है। जिस दिन बिंदु बोल दिया आपको y अक्ष, तो y अक्ष का मतलब 0, y, तो फिर आप जब बीच में रखोगे उस बिंदु को x, 0, फिर आप स्वतंत्र नहीं, आपको किसी से निकालने से मतलब नहीं रही, फिर आपको निकालना पड़ेगा y वाले से, क्योंकि y का मान दे रहा है, x का मान तो है ही नहीं, तो फिर x अक्ष का जब बिंदु आएगा ना, या बीच में x, 0, फिर y वाले से अनुपात निकलेगा, क्योंकि x का मान ही नहीं है ना, कैसे निकलेगा, y x का देगा तो y में x का मान दे रखा, तो फिर x वाले से अनुपात निकलेगा। इस बात को ध्यान रखना, हम ये सवाल करेंगे, ये हमारे दोनों ही सवाल है, एक उदाहरण है, एक सवाल है, ठीक है, एक उदाहरण में दे रखा है, एक दे रखा है सवाल, तो सारी चीजें कर दूंगा मैं, के लिए टेंशन मतलब, यहाँ आप स्वतंत्र हो, यहाँ पर आपके पास x का मान -4 है और y का मान 6, आप किसी से करो, मैं एक बार x से करता हूँ फिर y से करता हूँ, एग्जाम में किसी एक से करना, इस बात को ध्यान रखना। आप कहीं सर एग्जाम में एक से क्यों करना, अगर आपने दोनों से किया, सपोज देन x से किया और y से किया, और 3 नंबर का सवाल है सपोज देन, मान लो, तो अभी 3 ही मिलेंगे, x से किया तो भी 3 ही मिलेंगे, केवल y से किया तो भी 3 मिलेंगे, तो फिर फालतू टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या है, पेपर का जो टाइम होता है, अमूल्य टाइम होता है, उसके अंदर आपको चीज़ों को, आपको अगर पूरा पेपर आता है ना, पूरी मैथमेटिक्स आपकी सोल्व की हुई, तो आपको गर्दन ऊपर करने का टाइम नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। मैं एक बार x से निकालता हूँ, मैं y से भी निकालता हूँ, कोई समस्या नहीं है मुझे, तो मैं सारी बातें बता रहा हूँ। x का मान, ये x है, तो x का मान है मेरे पास -4 बराबर m, तो मुझे चाहिए, अनुपात की जरूरत है भाई। एक बात बताओ, m अनुपात n और m/n एक ही चीज होती है, इस बात को ध्यान रखना। इस चीज का मतलब ये भी होता है, ये बता चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको। m की जगह ये है x2, तो x2 का मान कितना है 3, फिर प्लस n भी मुझे चाहिए, x1 का मान कितना है मेरे पास -6 बटा में m प्लस n, ठीक है सब। तो -4 बराबर 3 को m से गुणा करोगे 3m, -6 को n से गुणा करोगे तो -6n
बटा में m प्लस n। अब थोड़ा ध्यान देना सर, क्या आप सब लोग सोचते हो इसके बटा में 1 है, आप कहेंगे सर बिल्कुल बटा में 1 है, तो आप कहेंगे सर वज्र गुणा करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो होगा इससे वज्र गुणा और ये होगा इससे वज्र गुणा। ठीक है, एक को इससे गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एज इट इज सेम चल जाएगा। 3m माइनस का 6n, अरे m नहीं है भाई, n है, n है नहीं, और इसको इससे गुणा करोगे तो बराबर में हो जाएगा माइनस का 4m प्लस n। ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो ये बन जाएगा 3m माइनस का 6n बराबर -4 को m से गुणा करोगे तो माइनस का 4m, -4 को n से गुणा करोगे तो माइनस का 4m। पहली बात तो साहब बताओ, यहाँ तक कोई समस्या है कि हमने x का मान रखा है, x2 x1 का मान रखा, 3 मान रखे, x1 x2 रखा है और एक x रखा, वज्र गुणा करवाए यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद पैटर्न क्या कहेगा, आपको m को इस साइड रखना, n को उस साइड रखना। तो देखो यहाँ से क्या होगा कि ये तो हो गया 3m, माइनस का इधर आया प्लस का 4m, माइनस का 4n, माइनस का 6n उधर गया प्लस का 6n, 3m और 4m हो गया कितना 7m, और 6n में से ये जाएगा तो कितना बच जाएगा 2m। यहाँ के बाद आपको अनुपात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, समझना। बच्चे जल्दबाजी में गलती कर लेते। करना क्या है, ये जो m है ना, इसको तो एज इट इज लिख दो आप लोग। अब अनुपात का मतलब m बटा n होता है, तो m को तो एज इट इज रखा बटा में, ये गुणा वाला n है इसके भाग में ले, तो m बटा n आ गया। देखो m को m रखा, ये गुणा वाला n यहाँ आ गया, तो उधर क्या बचा 2, लेकिन ये भी तो गुणा में 7 था, वो चला जाएगा भाग में। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ साहब m अनुपात n बराबर 2:7। कितना अनुपात आ जाएगा 2:7, और ये इस क्वेश्चंस का फाइनल आंसर है। यहाँ के बाद आपको समझना बहुत जरूरी, इसके बाद तो सिंपल सी चीज़ है। देखो m को m रखा एज इट इज, गुणा वाला n कहाँ आ गया भाग में, गुणा वाला n कहाँ आ गया भाग में, तो बराबर में 2 बचा हुआ, और गुणा वाला 7 कहाँ चला गया भाग में, मतलब m बटा n किया तो 2/7 हो जाएगा। ये इधर आया, ये इधर, n इधर आया, 7 इधर है, तो 2/7। अब इसको किताब वाले ने क्या तरीका दूसरा भी अपना k अनुपात 1 में मानने की जरूरत, कुछ भी ऐसा मानने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। ये पैटर्न आप अपनाएंगे एकदम से। यहाँ m1 m2 अनुपात 1 की बात होती है, मैंने m और n अनुपात माना, किताब वाला m1 अनुपात m2 मान रहा, एक ही बात है। तो ये है अनुपात। कोई कहेगा सर आप तो मुझे ये बात बताओ कि क्या इसको y से करने पे भी सेम उत्तर देगा क्या? तो मैं कहूँगा साहब मन में कुछ भी नहीं रखना चाहिए ना, डाउट तो मन में होना ही नहीं चाहिए, y से चेक कर लेते हैं। काफ़ी बच्चों को रह जाता है अगर y से सर गलत आ गया तो, मैं तो y से छोड़ो, मैं तो ये भी कहता हूँ बाह्य विभाजन से भी उत्तर सेम आता है। यहाँ बीच में जहाँ जहाँ प्लस है ना, बीच में माइनस लगा लें तो भी उत्तर सेम आता है। ये तो पहले एनसीईआरटी जब थी पूरा सिलेबस, उसके अंदर एनसीईआरटी वो आरबीएसई के अंदर सारा सिलेबस हमने पढ़ा रखा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता आप किसी से ही करें। मैं चलो y से भी आपको बता ही देता, ठीक है। ये तो मैंने बताया आपको किससे, x से बताया, y से करना एक से ही इतना ही करना, बाकी y से हम चेक करते हैं कि सही आता है या नहीं, गुणा भाग कर लें कोई फर्क नहीं। y का मान कितना है 6 बराबर m आपको निकालना है गुणा y2 का मान कितना है -8 प्लस n आपको निकालना है y1 का मान कितना है 10 बटा में m प्लस n। 6 बराबर 8 को m को -8 से गुणा करोगे तो -8m, n को 10 से करोगे 10n बटा में m प्लस n। इसके बटा में 1 है, वज्र गुणा करो तो 1 को इससे गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ये इससे गुणा हो जाएगा। माइनस का 8m प्लस का 10n बराबर ये 6m प्लस का 6n होगा, अंदर जाएगा। m को एक तरफ कर दो, n को एक तरफ देखो, माइनस का 8m माइनस का 6m, ये इधर आने पर ये है 6n प्लस का 10n, उधर जाएगा माइनस का 10n, माइनस का 6m माइनस का 6n, तो ये हो जाएगा माइनस का 14m, इसमें से ये जाएगा तो माइनस का 4n।
सही बात है बिल्कुल। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से काम क्या होगा, यहाँ से होगा देखो m की जगह m, ये कहाँ आ जाएगा भाग में, बराबर में 4 है, गुणा वाला 14 चला जाएगा भाग में। करना क्या देखो m की जगह m, ये इधर है, 4 की जगह 4, ये इधर चला गया। और मैं यहाँ से कह सकता हूँ m बटा n का मतलब 2 से कट जाएगा, ऊपर 2 से 2 बार, नीचे 2 से 7 बार। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि m अनुपात n बराबर 2:7। ये लो सर, आया फर्क उत्तर में? कोई हल्का फुल्का चेंजेस हुआ हो तो बोलो। हाँ, किसी बच्चे में ये हो जाए कि सर कि क्या पता मैं वाई से शुरू कर लेता, एक्स से शुरू ही नहीं करता, एक्स से नहीं करता कि मैं तो वाई से, मेरे मन में आ जाता कि हाँ प्लस की वैल्यू मैं प्लस से करता, माइनस में जाता है। हाँ वो तो एक ही बात होती है, किसी से करो फर्क नहीं है। आप देख लो उत्तरमाला, तो करना एक ही है साहब, ये बात ध्यान रखना, दोनों से अनुपात नहीं होता। एक्स के लिए भी अनुपात सेम ही होता है और वाई निर्देशांक के लिए अनुपात सेम ही, आप कोई वो चेंजेस तो है नहीं, क्योंकि लाइन तो यही है और एम अनुपात एन बन रहा है, और एम अनुपात एन का मतलब एम बट्टा एन होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, हो तो कोई समस्या हो तो बोलो सर। ये एक्स वाला है पूरा, आप या तो ये करें, आप चाहे ये करें। अभी आपकी रफ कॉपी या फेयर कॉपी जो भी है, अभी आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप किसी से कर लें या दोनों से ही कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही लिख लें, लेकिन एग्जाम में एक से करना। हाँ, जब किसी से नहीं करना होगा, किससे करना होगा? जैसे एक्स एक्स वाई एक्स वाला भी बोला था, वहां तो संतुष्ट नहीं है ना, या वहां तो एक्स और वाई की जगह आप मान रखोगे क्या? जो मान दे रखा होगा उससे ही करेंगे ना। तो इसका मतलब ये होता है, अगर यहाँ मान नहीं दे देता, कुछ और दे देता है यहाँ पे, तो फिर तो बड़े तरीके से किसी और से ही करते हैं ना। मैं करवा दूंगा, सवाल आ रहे हैं अभी जस्ट आपके। उदाहरण नंबर शायद नमा उदाहरण ऐसा ही है, सेम टू सेम अनुपात निकाल, लेकिन वहाँ बिंदु नहीं देकर वाई एक्स नाम दिए, और आगे हम एक्स एक्स का और पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएगी, वो मस्त रहो आप लोग। तो उम्मीद है प्रत्येक लालो लाली को बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 समझ में आ गया होगा। मैं साइड में खड़ा हूँ, बढ़िया वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, जो भी करें, काम आपको करना है। देखो आप एक बार आराम से इसको, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह आपने, और लिखें एक एक चीज़ को, समझें, करें क्या एकदम। ठीक है, तो आप ये देखें आराम से। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 8, और आराम से एक एक चीज़ को देखना, मैंने सारी बातें आपके लिए लिख रखी। देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में बोला गया है कि बिंदुओं ए 2,-2 और बी -7,4, 2,-2 और -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब पहली बात तो ये एक वर्ड दिया गया, आप इस वर्ड के ऊपर थोड़ा सा गौर करें सर। समत्रिभाजित, सम प्लस त्रि प्लस भाजित। हिंदी पढ़ा रहा हूं थोड़ी सी आपको, ठीक है। सम का मतलब होता है समान, त्रि का मतलब होता है 3, भाजित का मतलब होता है भाग। सम त्रिभाजित का मतलब होता है 3 समान भाग आपको करने। अब 3 समान भाग का मतलब होता है कि अगर आपके सामने ये मार्कर है, ये ऐसे जुड़े गए हैं, तो ये तीनों ही भाग बराबर है, जितना ये भाग उतना ये भाग उतना ये भाग। वापस समझ ले, समझ गए आप लोग? ये ध्यान देना, जिस दिन में 3 भाग, इसका मतलब एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर, बीच में कितने बिंदु बैठे? 2 ही तो बैठे हैं। एक तो देखो ये यहाँ कनेक्शन है, एक यहाँ कनेक्शन। इसका मतलब मुझे 2 बार काटना पड़ेगा पूरी रेखा को। 2 बार काटूंगा, 3 भाग अपने आप हो जाए, क्योंकि सपोज एक बार मैंने काटा, दिए कट गया। अब ये एक रेखा बीच में से काटती है, 2 अलग, 3 हो गए। देखो समझ गए? ठीक है, तो समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 समान भाग, एकदम बराबर भाग। सवाल बहुत सिंपल है, केवल एक चीज अगर आपने समझ ली ना, क्योंकि निर्देशांक पूछे गए, इसका मतलब अनुपात कहीं पर भी नहीं है देखो, और x1 y1 है, सब चीजें हो जाएगी। ध्यान दे, पहले तो एक मेन रेखाखंड बनाते हैं, फिर एक केस 1 और केस 2 वाला काम चलेगा, वो हम कर लेंगे। एक मिनट भाई, थोड़ा सा रेखाखंड बनाना पड़ेगा मेरे को ढंग का। तो अपने पास एक हथियार था, शायद याद हो तो आपको शुरुआत में। अरे याद है या भूल गए उस हथियार को? चलिए सर,
ये हमने बना दी, थोड़ा सा डंका लगेगा बनाने थे। ए बी, ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2, -2, बी के निर्देशांक दे रखे हैं -7, ठीक है। अब इसके मुझे कितने भाग बनाने, 3 भाग बनाने, ठीक है। यहां तक तो कोई समस्या है नहीं, हमने एक बिंदु बनाना। अब इस रेखाखंड को मुझे कितने भागों में बांटना, 3 बराबर भागों में बांटना है, 3 बराबर भाग हो जाने चाहिए। तो मैं कोशिश तो यही करूंगा एकदम बराबर ही कर दूं, कोई इधर उधर हो जाए तो मुझे बता देना। एक यहाँ बिंदु रख दिया हमने और एक यहाँ हमने रख दिया, शायद उम्मीद है सारे बराबर हैं, दिखने में बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो इसने यही बोला है कि इस रेखाखंड को कौन से बिंदु 3 भागों में बांटेंगे, तो सी और डी बांटेंगे। तो इन सी और डी के निर्देशांक निकालना है आपको। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले इस रेखाखंड पूरे एक रेखाखंड को 3 भागों में किसने बांटा, सी और डी। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद कीजिए। इसका मतलब मुझे सी और किसके निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, डी के। पहली बात तो ये बताओ साहब आपको समझ में आई या नहीं है, और ये आपको पता हो जाना चाहिए ये पार्ट और ये पार्ट एकदम बराबर, एकदम एज इट इज है, जैसे हैं जितना का जितना। अगर सपोज मैं एक रैंडम ऐसी मान लो, ये अगर ये 1 इकाई दूरी, मैं लिख देता हूं आपके लिए, समझने का प्रयास करें। ये कितनी इकाई दूरी है आपके लिए, 1 इकाई। तो ये आगे वाली ये दूरी भी कितनी होगी, इधर का पार्ट भी कितना होगा, 1, ठीक है। ये आगे का पार्ट ये भी कितना होगा, 1। ये समझने का प्रयास करना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर ये आपने समझ लिया ना, फिर आगे सवाल तो हो गए। 2 केस लगाने, सी और डी के निर्देशांक आराम से निकल जाए। पहले ये समझा आप एक चीज को, ये तावड़े डायरेक्ट अनुपात लिख दिया, 1:2 और 2:1। हम ऐसा नहीं करें, हम पूरा समझेंगे वो 1:2 और 2:1 कहां से आया। पहली बात तो ये बताओ आपको अक्सर एक क्यों लिया, जब कुछ नहीं दे रखा होता ना, एक पार्ट मान लिया जाता है, उसको पूरा 1 मान लिया जाता है। जैसे गणित में हर चीज को 100 माना जाता है, कोई प्रतिशत होता है कि आप 100 मान लो, 100 में से आपके घाटा कुछ हो गया तो 100 में से माइनस करो, थोड़ा इजी रहता है कैलकुलेशन। 1 है आप 2 ले लो यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ 2 ले लो और यहाँ 3 ले लो, नहीं, अलग अलग नहीं लेना, सेम लेना, तीनों भाग समान है ना। अगर ये 2 हो गया तो ये दोनों अपने आप ही 2 ही हो गए, ये भाग 4 हो गया तो अपने आप ही ये 4 हो गए। तो एक ही लेने कष्ट करें, आगे सवाल और करना है ऐसा, ठीक है। दूसरा सवाल है आगे, इधर ध्यान दें। ये यहां तक तो हो गया। अब मैं इसके अंदर 2 केस लगाता हूं आपके लिए। कौन से केस, 2 केस ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि मुझे सी और डी निकालना, तो मैं अलग अलग ही लेता हूं दोनों को। आराम से करेंगे, सवाल बहुत लाजवाब सवाल है, ऐसा सिंपल है बट समझने के हिसाब से बहुत शानदार चीज है इसके अंदर। चलिए साहब, ये है बिंदु ए और ये बिंदु बी, ये तो है ही वैसे फिक्स, और ए के निर्देशांक है 2, -2 और इसके निर्देशांक है -7, 4। और एक बिंदु यहाँ सी थोड़ा सा एक के पास में ज़्यादा बैठा था, मैं एक के पास में इसको बिठाता हूँ। और हमें पता है सी के निर्देशांक जब भी हम मानते हैं तो x, y मानते हैं। और ये किस अनुपात में विभाजित करेगा इसको, m/n। अभी m और n की वैल्यू आ जाएगी। ये तो फिक्स चीज़ होगी, फाइनल आंसर होना चाहिए आपका कि साहब ये तो x1 है, ये किसकी वैल्यू है, y1 की। फटाफट इसके लिए भी आपको x2 और y2 के लिए हाथ खड़े कर देने चाहिए सर। इनको तो कम से कम कंट्रोल में कर लो, वश में कर लो इनको, कि ये इधर उधर नहीं जाने चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कुछ भी बात ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, आप ये समझेंगे, आप लिखेंगे चूंकि विभाजन सूत्र से, समझने का प्रयास करें। जब भी ऐसा रेखाखंड आता है विभाजन सूत्र से करना आपको, विभाजन सूत्र से। और अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे, विभाजन सूत्र से साहब जो काम होता है ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर मुझे x चाहिए, मुझे इस x की वैल्यू चाहिए, तो mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m+n, y बराबर होता है my2 प्लस का n, y1 अपॉन m+n। पहली बात तो ये बताओ, क्या विभाजन सूत्र एकदम सही लगा है? क्या मैंने x और y सही लिया? अलग अलग मान लेंगे, टेंशन मत लो। इसको क्या कर दो आप x, y मान लो, तो
तो दुनिया वालों ने इसको एक्स डैश वाई डैश नाम दे दिया, क्योंकि अलग अलग है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे बिंदु मानने में तो आप कुछ भी मान लो, एक्स डबल डैश मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे मानो, मुझे तो मान निकालना एक्चुअल। अब आप एक बात ध्यान से सुने, ये एक्चुअल में पहला सवाल है अगर ध्यान देंगे तो x1 y1 था, x2 y2 था अभी पहले, और यहाँ ये निकालना था, लेकिन गड़बड़ ये थी वहां अनुपात था 3:1। क्या यहाँ अनुपात है क्या? अगर मैं अनुपात की बात करूं तो इस रेख सी बिंदु के लिए जो मुझे अनुपात लेना पड़ेगा साहब, वो लेना पड़ेगा मुझे 1:2, जैसा कि किताब वाले ने लिया। आप कहेंगे सर ये बात बताएं, अगर ये काम हो गया ना, मैंने टोटल बोला था आपके पास 8 वैल्यू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 है एक्स और वाई, आराम से निकालेंगे, आराम से आप लोग। लेकिन ये 1:2 कहाँ से आया, उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है सर। चलिए सर ये समझ गए, फिर तो मान है, कैलकुलेशन है, काम हो जाएगा। इधर ध्यान देना आप लोग, हम अलग अलग कर लें, केस नंबर 1 को कर लें, फिर केस नंबर 2 को कर लें, कोई समस्या नहीं मेरे को। इधर ध्यान देना आप लोग, ये 1 कहां से आया, आप ए से कहां गए हो, सी, तो इधर भी देखो ए से सी, ए से सी से पहले का हिस्सा कितना है, 1 इकाई तो है। अरे बोलो सर, आप ए से सी गए हो तो आप भी यहां भी तो ए से सी गए थे, उससे हिस्सा कितना है 1। लेकिन यहाँ सी से कहाँ गए हो, बी, तो सी से बी जाना, आपको सी से कहाँ जाना बी, तो आपको पहले सी से कहाँ जाना पड़ेगा, डी जाना पड़ेगा। तो सी से डी जाओगे तो 1 यूनिट 1 इकाई, और डी से बी जाओगे तो भी 1 इकाई, 1 रे कितना हो गया 2। पहली बात तो ये समझो आप लोग, मैं साहब आपको बात बताता हूँ कि मुझे ए से सी जाना है, तो मैं इधर भी ए से सी गया, उसके लिए 1 इकाई। मुझे फिर सी से बी जाना है, सी से बी जाने के लिए सी से बी का हिस्सा ही है, तो पहले यहां पहुंचे आप लोग, तो सी से बी का मतलब है सी से डी पहुंचे, डी से कहां पहुंचे बी, सी से तो आगे है ना भाई, इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे गए, इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे गए, तो सी से डी गए तो 1 इकाई, डी से ए गए तो 1 इकाई, तो सी से बी की टोटल इकाई 1 रे कितनी हो गई 2। यही अनुपात है मेरे हिसाब से। प्रत्येक लाल और लाली को समझ में आ जाना चाहिए। बोलो सर कंफर्म होगी बात, पक्की बात है ना? समझने का प्रयास कर लें। ए से सी 1 इकाई, सी से बी 1 रेख 2 इकाई। अब तो मान है आपके सामने, और मान है जब आप आराम से निकालें, कोई समस्या है ही नहीं। वैसे पहले मैं केस नंबर 1 करवा दूं, फिर आप लिख लेना केस नंबर 1, फिर मैं केस नंबर 2 को पूरा इसको सेम बना दूंगा, रेखाखंड को इधर उधर चेंज करना। हाँ जी सर, पहली बात तो ये बताओ, यहां तक प्रत्येक लाल और लाली को बात, ये 1:2 समझ रहे हो, बाकी तो सिंपल सी चीज है। ए से सी 1, सी से डी 1, डी से बी 1, तो मुझे तो सी से डी जाना, देखो सी से बी, तो टोटल दूरी कितनी होगी 2 इकाई। चलिए सर अब मान रख दो आप लोग, मान रखेंगे तो x बराबर m का मान कितना है 1 गुणा x2 का मान कितना है -7 प्लस n का मान कितना है 2 गुणा x1 का मान कितना है, x1 का मान है 2 बटा में m का मान 1 और n का मान 2। y का मान निकालना तो m का मान 1, y2 का मान 4 प्लस n का मान 2 और y1 का मान -2 बटा में 1 प्लस 2। तो यहां से x बराबर 1 को -7 से गुणा करोगे -7, 2 को 2 से करोगे 4 बटा में 3। y बराबर 1 को 4 से गुणा करोगे 4, प्लस 2 को -2 से गुणा करोगे -2 बटा में 3। x बराबर -3 बटा 3, भाई -7 में से 4 जाएगा -3 बचेगा। y बराबर 4 में से 4 गया 0 बटा 3, तो x का मान आएगा -1, y का मान आ जाएगा 0। 0 बटा 3 का मतलब 0 ही होता है। पहली बात तो आप यहाँ तक देख लो, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो तो बोलो सर कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई। -1, 0 सिंपल से ही काम था, mx2 की वैल्यू रखते गए, गुणा भाग कर दी। अब आपको बिंदु के निर्देशांक चाहिए तो आप लिखेंगे अतः बिंदु C के निर्देशांक -1, 0 होंगे। हाँ सर बोलो,
कोई दिक्कत हो तो बोलो प्रत्येक लालो लाली को। एक बात जो पहला ही सवाल एज इट इज आप सोच लें, पहला सवाल यहाँ 3:1 था, यहाँ 1:2 है, लेकिन ये अनुपात निकालना बहुत जरूरी था कि अगर आपको अनुपात पता लग गया फिर आप एकदम इजी वे में इसको सवाल को कर लें, कोई समस्या के बिना। अनुपात पता करना जरूरी है, 1:2। अब यही सोचो कि अगर कोई इस बिंदु पे कोई लाइन टकरा रही है तो ये हिस्सा 1 है तो ये हिस्सा तो 2 है ना, तो 1:2 हो गया। अब ये 2:1 अगले सवाल में क्यों आए वो मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है, तो मैं वापस एक बार रिपीट कर दूं, ए से सी का मतलब एक चीज 1:1 हिस्सा हो गया इधर का, लेकिन सी से बी गए तो बीच में कोई रास्ता नहीं, सी से बी तो सी से डी, डी से बी, एक रे कितना हो गया 2, तो ये अनुपात है और ये मान है। बोलो सर, मैं मिटाने वाला हूँ केस नंबर 1 को, क्योंकि मैं सारा काम यही चेंज करूंगा केवल और केवल। पहली बात तो मैं साइड में खड़ा हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लें एक बार, आप एक बार के लिए कम से कम 5 सेकंड इस सवाल को एक बार फटाफट देख लें कि होगा क्या एक्चुअली। कोई ज्यादा समस्या का काम है नहीं, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो रेखाखंड आपको समझना। रही बात इसके बाद ये जो काम किया ना पूरा ही गुणा भाग का, आप देख लो, 1 को -7 से किया -7, 2 को 2 से किया 4/3, 1 रे 2, 1 को 4 से किया 4, प्लस 2 को -2 से किया -4, -3 में से -4 में से -7 में से 4 गया -3/3, 4 में से 4 गया 0, 0/3 का मतलब 0, -3/3 का मतलब -1 बिंदु के निर्देशन, पहले x आता है फिर क्या आता है माइनस y आता है, -1,0 अब इष्ट बिंदु के निर्देशांक हो गए, जो इसको 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो ये निर्देशांक हो गए। बोलो, मेन तो यही था, ये डायग्राम समझना, और अगर ये समझ में आ गया फिर ये भी समझ में आ जाए, कोई समस्या भी नहीं किसी प्रकार की। मिटा दूं, पक्की बात है ना, समझ लो आप लोग। अब केस नंबर 2 के ऊपर गौर करना सर, क्योंकि ज्यादा कुछ चेंज होना नहीं, एक सी बिंदु चेंज होना। मिटा दूं इसको, आराम से कर लिया आप लोगों ने। बोलो सर, जरूरी है ऐसा सवाल करना, ऐसा एक सवाल संख्या 2 और है हमारे प्रश्नावली 7.2 के अंदर, दूसरा सवाल आ रहा है, उसको भी हम करेंगे, टेंशन मत लो, आपको वो भी मैं समझा दूंगा बढ़िया तरीके से। पहले आपको इसको समझना जरूरी, क्यों ये आ गया फिर वो तो हो ही गया, केवल उसमें तो बिंदु ही चेंज है, बाकी अनुपात तो सेम ही, 1:2 और 2:1 उसके लिए सेम ही होगा समतरी बाजित के लिए। आगे प्रश्नावली के अंदर 4 बराबर भागों में बांटा गया तो उसके अलग ही खेल चल रहे हैं, 3 के लिए अलग हैं, 4 के लिए अलग हैं, 2 के लिए अलग हैं, सारे खेल अलग अलग हो रहा है। देखो आप प्रश्नावली मजे तो देखो, केवल कंसेप्ट का खेल है सर, और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो मैं मिटा दूं इसको, पक्की बात है ना, ठीक है। तो मैं इस बिंदु को मिटाने वाला हूं और इसको भी मिटाने वाला हूं, बाकी तो सेम है, इसके बाद की कैलकुलेशन मिटा देता हूं। कोई ज्यादा समस्या है नहीं, गुणा भागे अनुपात आने के बाद पहला सवाल बन गया, कोई नया काम मैंने किया नहीं। और सूत्र जिस बच्चे को याद नहीं है तो कृपया करके सूत्र याद करो, फिर तो आप गलत कर रहे हो ना, सूत्र याद नहीं कर रहे हो। चलिए सर, ये है केस नंबर 2, और केस नंबर 2 जो डी है ना वो थोड़ा बी के ज्यादा नजदीक है, तो मैं बी के ज्यादा नजदीक रखता हूँ। x डैश कोमा y डैश, ये बिंदु माना है मैंने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कैलकुलेशन करनी। हाँ, x की जगह हम x डैश रख देंगे और y की जगह y डैश रख देंगे, बिंदु के निर्देशांक आते ही d आ जाएगा। तो ये एक अनुपात में विभाजित करेगा और वो अनुपात होगा m/n, यानी कि इस बार अनुपात बंटेगा 2:1। बताते हैं साहब, चिंता मत करो क्यों बनता है ये, लो टेंशन मत लो आप, वही सेम काम वही है। आपको A से कहाँ जाना, D जाना, तो आप A से D सीधा डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते, तो A से C जाओगे तो 1 1, इसका मतलब 2। अब D से B जाना है तो D से B जाना, तो 1 की दूरी चले तो 1 हो गया। अरे पहले वाले में C A के ज्यादा नजदीक था तो 1 ही चले, इस बार A से D जाना तो A से D जाने का मतलब पहले A से C 1, C से D 1, 1 और 1 2, टोटल A से D तक ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2, और D से B कितना हो गया 1। बात खत्म। पहली बात तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो फिर तो गुणा भाग करूंगा मैं भी, सूत्र मैंने लगा रखा विभाजन सूत्र से। बोलो साहब, बात समझ में आई या नहीं? बढ़िया तरीके से समझ में आ गई ना, पक्की बात है ना, कोई डाउट नहीं, गारंटी पक्की बात है, पक्की शेर और शेर ने विश्वास कर लो। ठीक है सर, आगे बढ़ो। ठीक, अब ध्यान देना, x की जगह x नहीं रखकर x डैश रख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे तो वैसे भी, तो x डैश बराबर m का मान चाहिए, m का मान इस बार 2 है, पहले वाले में 1 था, इस बार 2 है, ध्यान 2 गुणा x2
x2 का मान है आपके पास -7 प्लस का, फिर मुझे चाहिए n का मान कितना है मेरे पास 1 गुणा, फिर मेरे को चाहिए x1, तो x1 का मान है साहब मेरे पास कितना 2, कितना हो गया 2, और बटा में m प्लस n है तो m का मान 2 और प्लस n का मान 1। चलिए सर, कोमा y की जगह मेरे पास है y डैश बराबर m की जगह है मेरे पास 2 गुणा y2 की जगह है मेरे पास 4 प्लस n का मान है 1 और y1 का मान है मेरे पास -2 और बटा में m का मान 2, n का मान 1। ये हमने जोड़ दी, मान ही रखें बाकी तो x डैश बराबर 2 को -7 से गुणा करोगे -14, 1 को 2 से गुणा करोगे 2 बटा में ये हो गया 3। ठीक है, y डैश बराबर 2 को 4 से गुणा करोगे 8 और 1 को -2 से गुणा करोगे तो -2 बटा में कितना 3। तो x डैश बराबर -12 बटा 3, इसमें से ये जाएगा और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बटा 3। x डैश बराबर -4 और y डैश बराबर कितना 2। ठीक है, अब आप लिखेंगे अतः बिंदु D के निर्देशांक, अतः बिंदु D के निर्देशांक -4,2 होंगे। देख लो सर, कोई समस्या किसी लालो लाली को हो तो बोलो। अलग अलग हमने बढ़िया तरीके से एक एक चीज को लिखा, ऐसा नहीं कि फटाफट में काम कर दिया और कोई चीज आपको समझ में नहीं आई। तो ये कोमा लगा रखा, थोड़ा ध्यान रखना कोमा का। मेन था अनुपात, क्योंकि बाकी अगर अनुपात पता लग गया तो पहला सवाल है जटिल 3:1 नहीं होकर 1:2 बार 2:1 हुआ। तो ये है साहब आपके एग्जाम्पल नंबर 8 का बढ़िया तरीके सॉल्यूशंस। एक एक चीज आपको बता दी गई है, एक एक चीज आपको समझा दी गई। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई समस्या आएगी कि सर ये बात हमें पल्ले नहीं पड़ी, और कोई समस्या आपको नहीं है, गारंटी है मेरी। अगर आपने काम किया है बढ़िया तरीके से तो बढ़िया तरीके से ऊपर चित्र बना दिया। एक एक यूनिट लें, आप कोई भी यूनिट ले लें, 1 की जगह 2 ले लेना, 2 की जगह 3 ले लेना, 3 की जगह 4 ले लेना, अनुपात तो ये आएगा। आप लेके चेक कर लो। आप सपोज 3 लेते हैं तो 3 और 3 6 बटा 3 2/1 2:1 जुड़ के वो भाग ही लगता, अनुपात वही आता है 1:2 और 2:1। तो मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा समस्या है। आपको अनुपात पहचानना था, अनुपात के बाद तो कैलकुलेशन है। इस बार x की जगह x नहीं होकर x डैश है और y की जगह y नहीं होकर y डैश है, क्यों मैंने x, y इसके निर्देशांक ले लिए। जरूरत पड़े तो ले लो, वरना ये के सीधे ले देना, x, y दोनों की मत लिया और अलग अलग लेना, तो क्योंकि निर्देशांक भी तो अलग अलग आए। तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 के दोनों पार्ट हैं। अब पहले वाला केस तो मैंने मिटा दिया, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि वापस स्लाइड आपको दिखा दूं, तो वो तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट आपके सामने हाजिर है, सेम ही काम था। m/n 2:1 है, केस नंबर 1 में 1:2 था, इतना ही फर्क है। और अनुपात चेंज होती बिंदु में पूरा फर्क है, वह -1,0 आए थे या -4,2 आए, तो फर्क तो पूरा पड़ रहा है। तो बढ़िया तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 8 का स्क्रीनशॉट लें, बढ़िया तरीके से वीडियो को पॉज करें, लिखें, समझें, एक एक चीज को देखें। और ये सवाल अगर हो जाता है आपसे तो आप कोशिश करेंगे 7.2 का सवाल संख्या 2 करने की, 7.2 का दूसरा सवाल कोशिश करेंगे, हो जाएगा, पक्की है वो बात। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से कोशिश करना, आराम से हो जाता, कोई समस्या है नहीं। तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 को आप देख लो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ उदाहरण नंबर 9। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 आपके अभी हमने जो उदाहरण नंबर 8 किया था, उदाहरण नंबर 7, उसके अंदर अनुपात वाला किस अनुपात में विभाजित करता है, वही है, मैंने x और y बोला था। तो वहाँ आपको सोचना पड़ेगा किससे निकालें, क्योंकि उदाहरण नंबर 7 में तो आप स्वतंत्र थे। आप चाहे x वाला मान -4 रखा तो भी 2:7 आए, और 6 रखा था तो भी 2:7 आए, तो ज़्यादा समस्याएं थी नहीं। यह सवाल समझना, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को yx किस अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकाल। प्रतिच्छेद कौन कर रहा है, yx कर रहा है, तो yx के भी आपको क्या करना है, निर्देशांक निकाल। चलिए सर, पहले बढ़िया सा फूटरा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर बात करते हैं। ये लो सर, ये आपका a बिंदु मान लिया, ये हमने मान लिया b, और a के निर्देशांक आपके पास है 5, -6 और b के निर्देशांक है -1, -4। किस अनुपात में विभाजित करता है वो हमने c मान लिया, और c के निर्देशांक हो जाएंगे 0, y। आप कहेंगे सर ये कैसे आया, तो साहब बात ऐसी है, इसने बोला
वाई एक्स, तो वाई एक्स के निर्देशांक होते क्या, 0, वाई, तो मैं लिख रहा हूं वाई अक्ष के निर्देशांक बराबर 0, वाई। सवाल आगे आएगा एक्स अक्ष, सवाल में क्या दे रखा होगा, एक्स अक्ष, तो हम यहां लेंगे x, 0। अब रही बात किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हमें अनुपात पता नहीं था, मान लेते हैं m अनुपात n में विभाजित करते हैं। पहली बात तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी जो मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए, खूब बार हमने कर लिया। किसी लालो लाली को ये तो समस्या नहीं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है, ये x है और ये तो y है। वैसे भी y को y बोलोगे क्या, y तो ऑलरेडी दे रखा आपको, चलो कोई क्या नहीं सर लिखो इसको, तो ये तो y तो y है। पहली बात, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। रही बात आगे क्या बोला है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के, प्रतिच्छेद बिंदु मतलब वाई एक्स के निर्देशांक, वाई एक्स के निर्देशांक में x का मान तो है, इसका मान चाहिए y का। तो मेरे हिसाब से यहां तक प्रत्येक लाल और लाली को बातचीत समझ में आ जाना चाहिए। आप लिखेंगे चूंकि विभाजन सूत्र से क्योंकि विभाजन सूत्र से, और विभाजन सूत्र से आपको अगर x बराबर चाहिए तो mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m प्लस n कोमा y बराबर my2 प्लस का ny1 अपॉन में m प्लस n। क्या ये सूत्र होते हैं अंत विभाजन सूत्र का, हम तो विभाजन सूत्र ही बोल रहे हैं कि अंत विभाजन को, ठीक है। अब रही बात, आपको मैंने बोला था अगर आपको अनुपात निकालना है, आप उदाहरण नंबर 7 याद करें, तो हमने x से भी निकाला था और y से भी निकाला था, दोनों से सेम आया था, और मैंने बोला था किसी एक से निकालना, क्योंकि वहां तो आपके पास प्रायोरिटी ये थी, आप यहाँ सोच सकते थे वहां x से और y से, दोनों से किसी से करो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बट यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप y से कर लो, y का मान ही नहीं, y का मान तो निकालना है। आप कहेंगे सर क्यों निकालना है, y का मान इसीलिए निकालना है क्योंकि इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो प्रतिच्छेद कर कौन रहा है, वाई एक्स कर रहा है, वाई एक्स के निर्देशांक कौन होते हैं, 0, y होते हैं, तो y तो चाहिए, तो y तो आप ले ही नहीं सकते, आपको लेना पड़ेगा x। तो ध्यान रखना क्योंकि x की वैल्यू है 0, क्योंकि अगर y की जगह y रख दिया तो वज्र गुणा करवाने में y आ गया, करोगे क्या उसका गुणा बा कहां से करोगे, तो समझना सर। तो कैलकुलेशन करते हैं, y बाद में निकालें, y तो मुझे निकालना है, x की जगह 0, ये लो सर 0 बराबर अनुपात तो मुझे निकालना है गुणा, क्योंकि y निकालने के लिए y1 y2 तो है, y2 और y1 है, बट m और n नहीं है, पहले अनुपात निकलेगा फिर y निकलेगा। m की जगह m, x2 का मान -1, फिर प्लस n की जगह n गुणा x1 का मान 5 बटा में m प्लस n। तो यहां से हो जाएगा 0 बराबर m को -1 से गुणा करोगे तो माइनस का m प्लस इसको इससे गुणा करोगे तो 5n बटा में m प्लस n। मेरे को नहीं लगता यहां तक कोई समस्या है आप लोगों को, बोलो सर कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी बात समझ में नहीं आई। अब आपको करवाना है वज्र गुणा, वज्र गुणा का मतलब 0 के बटा में कितना होता है, 1 होता है, तो ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, इसको 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस का m प्लस का 5n, लेकिन 0 को गुणा करना पड़ेगा m प्लस n से। भाई 1 को इससे गुणा किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 से गुणा होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का m प्लस 5n बराबर 0 को किसी संख्या से गुणा, कितनी बड़ी संख्या से गुणा करो क्या आता है, 0 आता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ माइनस का m बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 5n, तो माइनस माइनस प्लस, तो m बराबर हो जाएगा 5 बटा n। अब समझे सर मैंने क्या बोला था, m की जगह m गुणा वाला n भाग में और बराबर में है 5, और प्रत्येक संख्या के बटा में कितना होता है, 1 होता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं m अनुपात n बराबर 5:1। कितना साहब, 5:1। ये इस प्रश्न का उत्तर है आपके। आप चेक कर लें, चाहे अनुपात आपको यही दे रखा है,
ठीक है, तो अनुपात आया है 5:1। हाँ बिल्कुल साहब, किताब वाले ने पता नहीं के अनुपात 1 मान के रखी है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, फालतू की बकवास बातें हैं वो। आप तो सीधा काम करें, आपके उत्तर आ जाएंगे। तो पहले ये सोचना था कि मैं x वाले से निकालूं या y वाले से निकालूं, तो जो मान गणित का मान दे रखा उससे ही निकालो। तो गणित का मान किसमें दे रखा, 0 x का मान, तो x वाले से। इसका मतलब सर y x है तो x वाले से निकालना, x x होगा तो y वाले से। हाँ वो तो सवाल में करवाऊंगा आपको, सवाल संख्या 5 आपके 7.2 एक्सरसाइज का, उस समय सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। x से निकाला, गुणा भाग करते गए, 5:1 आ गया। अभी y का मान भी निकालना, आप लिखेंगे अतः y बराबर my2 प्लस का ny1 अपॉन में m प्लस n। अभी मुझे y भी निकालना, तो y बराबर m का मान कितना आ गया 5, अरे ये रहा 5, गुणा y2 का मान -4 प्लस n का मान 1 और y1 कितना है -6 बटा m का मान 5 और n का मान कितना 1। सॉल्यूशंस करते हैं, तो y बराबर 5 को -4 से गुणा करोगे तो -20, -1 को 6 से गुणा करोगे तो -6 बटा में 5 रहे कितना हो गया 6। तो y बराबर -20 और -6 -26 बटा 6, 2 से कट रहा है तो -13 बटा 2 कितना आ जाएगा, -13 बटा 2 नहीं 3, 6 का आधा 3 होता है 3। ये आया है y के मान। आप लिखेंगे अतः y अक्ष के निर्देशांक -13 होंगे। ये लो सवाल खत्म, कहानी खत्म, सारा काम हमने कर दिया। किसी भी हालत में ऐसा शब्द नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं है। अनुपात वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। हाँ 0 था तो बहुत बढ़िया बात है, वज्र गुणा होते 0 हो गया कैलकुलेशन की। अब y का मान निकालना, अनुपात आने के बाद y का मान निकालना, कौन सा जो रहेगा। m का मान 5 है, y2 का मान -4 है, फिर प्लस n का मान 1 है, गुणा y1 का मान -6, m का मान 5 प्लस 1, गुणा भाग करते गए, ये उत्तर आ गया, बात खत्म। पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं, आप बटा में ही रहने दो खूब। कहीं तो लिख दिया पॉइंट में, कहीं बटा में लिख दिया, तो अलग अलग बात है। मैं लिख दूंगा किसमें लिखा है किसमें नहीं लिखा। आपको इसको पॉइंट में लिखना हो तो माइनस का 4.3 लिख देना, कोई फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ेगा, एक ही बात होती है वैसे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको उदाहरण नंबर 9 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार आराम से वीडियो को पॉज करें, मैं साइड में खड़ा हूँ, बढ़िया तरीके से लिखें, एक एक चीज़ समझें, स्क्रीनशॉट लें, कुछ भी करें, लेकिन एक एक चीज़ समझना जरूरी। एक एक चीज़ लिखी मैंने साफ सुंदर अक्षरों में, एक भी ऐसा स्टेप नहीं किया जो आपको समझ में नहीं है। कहाँ माइनस माइनस कैंसिल किया, कहाँ चीज़ गुणा वाली भाग में आई है, प्लस माइनस कैसे बदला, सारी चीज़ें कर रखी। ये दोनों 2 से कट रहे हैं, तो 26 का आधा 2 और 6 का आधा 3, बात खत्म। और y x के निर्देशांक, x का मान 0 है ऑलरेडी और y का मान -13 बटा 3 आ गया। तो उम्मीद है प्रत्येक लालो लाली को उदाहरण नंबर 9 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। उदाहरण जानबूझकर पहले करवाता हूँ, उदाहरणों से सवाल इतने सिंपल हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब एक उदाहरण नंबर 10 आया, वो पूरा ही एक अलग ही चीज़ है, उसके बारे में मैंने आपको एक बात नोट में लिखवा रखी थी, वो आप 2-3 बार पढ़ेंगे समझेंगे, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि उसको करने का एक ही तरीका दूसरा तरीका है नहीं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से उदाहरण नंबर 9 को करो, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं। अगली स्लाइड में आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल करवाता हूँ, वो एग्जाम्पल है आपके एग्जाम्पल नंबर 10। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 में बोला गया यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। इस P की जगह क्या आएगा ये बताना। एक लाजवाब सा सवाल है। अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट सोचने की सोचा, इस चैप्टर से थोड़ा सा अलग सोचते हैं, तो मान के चलिए ये सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत शानदार सवाल है, लेकिन करने का तरीका एक मैंने आपको इसके लिए नोट में लिखवाया था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो वो बात आपको ध्यान रखनी है और इजी वे में काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले तो एक बार समांतर चतुर्भुज आपके सामने बना देता हूँ। अब जैसे भी बना आप समझ जाना, भाई डायग्राम का ज़्यादा इतना नहीं है, तो भी मैंने मेरी इच्छा के हिसाब से ठीक ही बनाया आपके लिए। ठीक है, तो ये है A, इधर B, इधर C और इधर D। कैसे नामकरण करो वैसे नहीं है, और जो जो निर्देशांक आपको दे रखे हैं वो लिख दें आप लोग।
ए के निर्देशांक है आपके पास 6,1, बी के निर्देशांक है 8,2, सी के निर्देशांक है 9,4 और डी के निर्देशांक है P,3। क्या ये सब लोग आप बात समझ गए? कुछ बातें हैं जो आपको समझनी, आप सबको सा पता ये होना चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज में ये विकर्ण होते हैं दो। कितने विकर्ण होते हैं? 2। और दोनों विकर्ण किसी ना किसी बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। किसी ना किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और प्रतिच्छेद वाले बिंदु को हम O नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? O। अब समझने का प्रयास ये करें कि जब ये प्रतिच्छेद करेंगे तो ये वाला भाग इसके बराबर है और ये वाला भाग इसके बराबर है। पहली बात तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, ये मैंने आपको सारी बातें बता रखी है। यहाँ पर स्पष्ट कह दूं, ये AC और BD बराबर नहीं है। आप समझ लें कि अगर आपने AC का मान लिया 10 सेंटीमीटर और BD का मान ले लिया 12 सेंटीमीटर, आपको विकर्ण दे रखा है, तो इसके दो बराबर भाग हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसके दो बराबर भाग हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटते हैं। अब मैं कुछ भाषा लिख रहा हूं, किताब वाले थोड़ी कम लिखी है तो भी मैं आपको लिख देता हूं। आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपको याद हो तो मैंने नोट में हाथ लिखवा रखा है, इसके बारे में ये होता है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब ये हो गया कि ये जो रेखाखंड है, ये जो ऐसी रेखाखंड है, उसका मध्य बिंदु कौन है? O, क्योंकि ये और ये दूरियां बराबर थी, मध्य बिंदु हो गया। ये जो BD रेखाखंड है, ये भी दूरियां बराबर है, तो O बिंदु क्या हो गया? दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु हो गया। तो आप लिख सकते हैं समद्विभाजित करते हैं अर्थात बिंदु O विकर्ण AC व विकर्ण BD का मध्य बिंदु है। भाई दोनों के लिए मध्य बिंदु हो गया, क्योंकि अगर सपोज ये मध्य बिंदु 2,3 है तो इसका भी 2,3 होगा, इसके लिए दोनों काम आएगा, क्योंकि सेम चीज होगी। ये AC के भी बीचों बीच बैठा और BD के बीचों बीच बैठा, इसका मतलब AC और BD दोनों का मध्य बिंदु है, अर्थात बिंदु O विकर्ण AC व विकर्ण BD का क्या है? मध्य बिंदु है। और अगर ये मध्य बिंदु है तो आपको ये बात पता लग गई कि AC और BD का एक ही मध्य बिंदु है, तो विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक और विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? आप लिखेंगे अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर आपको यहां तक बात समझ में आ जाएगी तो सवाल हो गया। आप कहेंगे सर कुछ बातें समझ में आए, कुछ नहीं, हम पूरा रिपीट करते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में हमने चारों नाम दे दी। समांतर चतुर्भुज दो विकर्ण होते हैं,
लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, कभी भी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब एससी विकर्ण अलग है, बीडी विकर्ण अलग है। लेकिन अगर एससी विकर्ण और बीडी विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो ये एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। बराबर भाग का मतलब ये अगर एससी सपोज दैट 10 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, और दोनों तरफ दूरियां बराबर होने का मतलब ये बीचों बीच बेटा है। इसका मतलब एससी का मध्य बिंदु कौन हो गया? ओ हो गया। एससी के बीचों बीच कौन बेटा? ओ बेटा। और बीडी सपोज 10 तो नहीं हो सकता क्योंकि बीडी और होगा, अलग अलग होता है। बीडी है 12 सेंटीमीटर, तो ये 6 होगा और ये भी क्या होगा? 6 होगा। और अगर 6 होने का मतलब है, इसका मतलब बीडी के बीचों बीच कौन बेटा? ओ। तो ओ बीडी का मध्य बिंदु हुआ या नहीं हुआ? हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। अर्थात बिंदु ओ विकर्ण एसी वे विकर्ण बीडी का क्या है? मध्य बिंदु है। तो जो ओ बिंदु है वो एसी और बीडी का क्या बेटा? बीचों बीच बेटा है। अतः इसका मतलब इस एसी का मध्य बिंदु कौन है? ओ। और बीडी का मध्य बिंदु भी कौन है? ओ। बात समझे ना? एसी का मध्य बिंदु ओ है और बीडी का मध्य बिंदु भी कौन है? ओ है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मध्य बिंदु एसी का आएगा वो मध्य बिंदु बीडी का आएगा नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु क्या है साहब? सेम है। और मध्य बिंदु सेम होने का मतलब है कि दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक भी बराबर होंगे। क्योंकि अगर आपने एसी का मध्य बिंदु ओ लिया और ये 2,3 है गलती से, कितना है? 2,3, तो बीडी के लिए भी तो 2,3 होगा। इसका मतलब दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे बराबर। अतः विकर्ण एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। हाँ जी साहब, बहुत जोर लगा समझाने के लिए और हाथों हाथ डायरेक्ट समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा सवाल और है, सवाल संख्या आगे है आपके पता, छठा है। हाँ याद आ गया मेरे को, छठा सवाल। वो यहाँ एक पी पूछा, वहां एक्स और वाई दोनों पूछ लें, कोई समस्या नहीं उसके अंदर। तो ये यहां तक आपको भाषा ध्यान रखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। अब किसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं सबको पता है सब। x1 प्लस x2 बटा में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2। अरे यही होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। आपको सिर्फ x नहीं लिखा तो एक ही बात यही तो होता है बराबर। इसके लिए भी तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों के मध्य बिंदु बराबर हैं। ध्यान रखना। ये लो सर, अब आप थोड़ा ध्यान दें। पहले बात कर लेते हैं किसकी? एसी की। समझने का प्रयास करना सर। एसी के लिए ए से सी जाने का मतलब x1 का मान 6 है, x2 का मान 9 है, y1 का मान 1 है और ये तो x1 का मान 6 प्लस x2 का मान 9 बटा में 2 कोमा y1 का मान 1 प्लस y2 का मान 4 बटा में 2, फिर बराबर का चिन्ह। अब किसकी बात कर रहे हैं? बीडी की बात कर रहे हैं। बी से डी का मतलब है x1 का मान है 8 प्लस x2 का मान है p बटा में 2, y1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है 3 बटा में 2। पहली बात तो साहब यहां तक आप बता दो, कोई समस्या हो तो। अब मेरे पास जगह थोड़ी सी कमी है बट मैं एडजस्ट कर दूंगा किसी ना किसी तरीके से, तो अपने पास है जगह तो कर लें। पहली बात तो ये बताओ, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं साहब। जब सोल्व करेंगे ना तो यहां बनेगा 15 बटा 2, यहां बनेगा 5 बटा 2 बराबर। ये तो 8 प्लस p या p प्लस 8 एक ही बात है, p प्लस 8 बटा 2 लिख दो और ये लिख दो आप 5 बटा 2। पहली बात तो ये बताओ, ये x का मान है तो इसमें भी तो x का मान यही होना चाहिए। ये y का मान है, ये y का मान। इसका मतलब यहां तुलना होगी। आप लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। अब तुलना का मतलब क्या होता है? तुलना में ध्यान रखना हमेशा फिक्स है, पहले वाला इस पहले वाले के बराबर, दूसरे वाला इस दूसरे वाले के बराबर। ये ध्यान रखना, बराबर है तो पहले वाला पहले वाले के बराबर। तो इधर क्योंकि देखो ये तो देखो बराबर ही 5 बटा 2 5 बटा 2, क्यों? अरे y है दोनों के लिए y सेम है
तो तुलना करने का मतलब हो गया 15/2 बराबर है p प्लस 8/2, क्योंकि मुझे तो यही मान निकालना p का चाहिए। तो पहले वाले के बराबर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो p प्लस 8 बराबर हो जाएगा 15, तो p बराबर 15, प्लस का 8 उधर गया माइनस का 8, तो p का मान कितना आ जाएगा साहब 7। p बराबर कितना आ जाएगा 7। बोलो सर, p का मान 7 ही, आप चेक कर लें, हो गया काम खत्म। मेरे हिसाब से शुरुआत की 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने समझा दी आपको। फिर तो काम यही किया, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 बटा दो, x1 प्लस x2 बटा दो, y1 प्लस y2 कैलकुलेशन की। यहाँ आने के बाद आपको ये सोचना है दोनों पक्षों की तुलना करनी। क्यों? क्योंकि SC के मध्य बिंदु के लिए x का मान दे रहा है, SC के मध्य बिंदु के लिए y का मान दे रहा है, तो वो तो सेम ही इसके लिए x का और y का मान ही देगा, क्योंकि दोनों तो बिंदु एक ही x और y। ठीक है, इसका मतलब पहले वाला x वाले के बराबर, y वाला के बराबर। और देख लो y वाले के बराबर है 5/2 बराबर है। इसका मतलब ये तुलना कर दें, ये तुलना की, 2 से 2 कैंसिल, प्लस वाला 8 उधर गया माइनस का, 15 में से 8 जाने का मतलब है p का मान 7 आएगा। p का मान कितना आएगा 7। बढ़िया तरीके से आप एक एक चीज देखें, मैं साइड में खड़ा हूं, एक एक वर्ड को समझे। किताब वाले ने बहुत शॉर्टकट में काम कर दिया, एक एक लाइनें लिख के काम कर दिया। बच्चों को इतना समझ में नहीं आता सर, बच्चे फूल जैसे हैं, उनको समझाना पड़ता है, उनको ढालना पड़ता है, बेटा ऐसे काम करो तब जाकर आपको चीज़ें समझ में आती है। और मैंने हमेशा यही काम किया, आपको एक एक चीज़ को बोला है कि आपको ये लिखना पूरा एग्जाम के अंदर। और जब ये लिखोगे ना, एग्जाम इनको लगेगा कि वाकई आप किसी बहुत शानदार टीचर से पढ़ गए और आपकी तैयारी एकदम लाजवाब हुई होगी। ठीक है, तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 10 में किसी भी लालो लाली को समस्या नहीं आनी चाहिए। डायग्राम एकदम ढंग का बनाया गया, एक एक चीज लिखी गई। इसके बाद आपको काम नीचे करना, मैंने जगह के हिसाब से ऊपर किया, बाकी तो आप कर लें, क्योंकि भाषा ज़्यादा आ गई। ऐसा सवाल और करेंगे सवाल संख्या 6 के अंदर। ठीक है, तो सवाल संख्या 6 के वहाँ तो x और y दो निकाल, दोनों पक्षों की तुलना, पहले वाला बराबर, दूसरा वाला दूसरे बराबर, वहाँ कर लेंगे, वो समस्या नहीं है ऐसी। तो लेकिन भाषा ये तीनों पॉइंट सेम ही, उसके लिए सेम टू सेम, ये भी सेम है, यहाँ तक भी सेम है, ये केवल बिंदु चेंज होंगे x और y में। तो ये ध्यान रखना, ये जो मान ये लिखा है ना, ये SC के लिए लिखा है, और ये जो मान लिखा ये BD के लिए लिखा। बाकी सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएगी, कोई समस्या वाला ऐसा काम नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया हाथ। ठीक है, तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 10 में किसी भी लालो लाली को समस्या होनी नहीं चाहिए। इसी एग्जाम्पल के साथ आपसे आज विदा लेता हूं, कल की क्लास में मिलते हैं। प्रश्नावली 7.2 के 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों का सॉल्यूशंस, फिर 6 से लेकर 10 तक 2 वीडियो का काम और बचा, 7वां चैप्टर खत्म हो जाएगा और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति। बढ़िया तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ये बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल करना, इससे रिलेटेड सवाल हो तो वो करना। तब तक के लिए राम राम।